आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है कैपिटल बजटिंग, यानी कि पूंजी बजटन। आपको ये पता है कि अलग अलग जो कंपनीज होते हैं तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ में करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में करते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस वगैरह अक्वायर करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इक्विटी से, डेट से, अलग अलग तरीके से। तो जब मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाया तो मैंने आपको बताया कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजर की इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें मैंने आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में भी बताया। अब पहले स्टेप में मैंने आपको ये सब बताया था कि किस प्रकार वो फंड्स रेज करते हैं, क्या क्या अलग अलग सोर्सेज होते हैं फंड्स के। फंड्स रेज कर लिया है, अब उसका एलोकेशन होगा, यानी कि वो फंड्स जो हैं यूज़ में आएंगे, उनको इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए एक बिजनेस के पास या किसी भी कंपनी के पास अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। वो एक कोला प्लांट भी स्टार्ट कर सकती है, वो एक वॉशिंग डिटर्जेंट में, या हर तरह के प्लांट में, हर तरह की चीज़ में अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है। और वो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, करोड़ों का होता है, अरबों का होता है। जब इतना पैसा लगा रहे हैं, यानी कि इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिना देखे या बिना प्लानिंग किए नहीं कर सकते। वहाँ पे एक चीज़ आती है कैपिटल बजटिंग, यानी कि हम जो पूंजी है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कैसे लगाएं, किस प्रकार उस फंड्स को एलोकेट करें, उस पैसे को हम किस प्रकार से करें, उसके क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम उसकी रिटर्न्स को उसकी कॉस्ट से मैच करेंगे, कि हमको कितना हम इसमें कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि हम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या जो हम पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है, कुछ ना कुछ डेट ले रखा है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये जो हम कॉस्ट उठा रहे हैं, इस कॉस्ट के बदले में हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है, और जिस प्रोजेक्ट में हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उसी ही प्रोजेक्ट में हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। कॉस्ट और बेनिफिट्स और रिस्क वगैरह देखने के बाद हम एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एक बेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो सारी एक्सरसाइज है, इसके लिए जो तरीका होता है, उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर अलग अलग टूल्स रहते हैं, अलग अलग मेथड्स रहते हैं, चाहे वो पे बैक पीरियड हो, चाहे वो IR हो, चाहे वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो। इस प्रकार से हम कई मेथड पढ़ते हैं जो हमको कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ये सब हम कैपिटल बजटिंग के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। So capital budgeting refers to the total process of generating, evaluating and following up of capital expenditure alternatives। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कई सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन करने के बाद कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, फिर देखते हैं उसके बाद जब वो उसका फॉलोअप लेते हैं कि कितना एफिशिएंट रहा, ताकि भविष्य में भी हमें जब फैसले लेने हो तो वो हमारे इन्फॉर्मेशन काम आए। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल बजटिंग का यूज़ होता है। आप इसको, कई लोग इसको मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स कहते हैं, कई इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। तो इस प्रकार का ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको अभी बता ही रहा हूँ, कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। आप जब कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की बात नहीं कर रहे, बड़े डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजंस की बात कर रहे हैं, जो रेट और डायरेक्शन फर्म की ग्रोथ की इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। अच्छा हुआ तो अमेजिंग रिटर्न्स आएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन डिटरमाइन द फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ द फर्म, इसीलिए तो ये बातें कही जाती हैं। हाई डिग्री ऑफ रिस्क एक सबसे बड़ी बात है। जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उस पर बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, रिस्क जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा रहता है। फ्लक्चुएशंस हो सकती है अर्निंग के, क्योंकि लंबे समय तक प्रोजेक्ट रहने वाला है, आपको नहीं पता जो आज आउटफ्लो है वो होगा कि नहीं। टेस्ट फैशन कस्टमर के बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस रिसर्च की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो लॉन्गर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, ग्रेटर मे बी द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फिर ह्यूज फंड्स इसमें ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ 2-4 लाख की नहीं बात हो रही, यहाँ पे करोड़ों की बात भी हो सकती है, अरबों की बात भी हो सकती है। ये इसके अंदर जितने सारे फंड्स चाहिए होते हैं, फंड्स एक्वायर करना भी एक बड़ी बात रहती है। उनको एक्वायर किया होता है पहले, फिर उनको एक्वायर करते हुए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए बहुत सोचना समझना पड़ता है, सभी प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स के बारे में देखना पड़ता है। इसके लिए हर प्रकार का इकोनॉमिक टूल्स आज यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल टूल्स ये किए जाते हैं। इस प्रकार नहीं है कि अचानक से डिसीजन ले लिया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया जाता है।
क्योंकि जैसे अगला फीचर देखें, इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। एक बार आपने ये स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, तो सिर्फ इसकी जो प्लानिंग है, यानी कि इसका जो कैपिटल बजटिंग की शुरुआत के लिए जो टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जो आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वही एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है। तो आप सोचिए कि जब इन्वेस्ट करेंगे, जब इसमें पैसा लगाएंगे और ये सब फैक्ट्रीज़ वगैरह शुरू हो जाएंगी, तब कितना ज़्यादा पैसा इसमें फंस चुका होगा। तो ये वापस ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, लैंड एक्वायर कर लिया, सब कुछ स्टार्ट हो गया और बस बीच में आपने कहा कि नहीं नहीं अब बदलते हैं, नया स्टार्ट करेंगे, ये वाला अच्छा नहीं लगा। तो ये नहीं हो सकता है, फिर ये आप उसमें इतना फंस जाते हैं। इसलिए ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजंस, क्योंकि इनका जो असर है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे पड़ता है, फर्म की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पे पड़ता है। आज के टाइम में ये जो पहले से इवेल्यूएट करना, बेस्ट प्रोजेक्ट चुनना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कंपटीशन से आगे रहने के लिए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स, कॉस्ट कि कितना हम जो कॉस्ट कटिंग कर पाएगा। यानी कि कई बार क्या थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स में भी मार्जिन रहे एक प्रोजेक्ट में भी, तब भी ये चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है आपके कंपटीशन पे। एक एक रुपए के लिए आप चाहते हैं आप लॉस कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के प्राइसेस को लॉस कर सकते हैं। तब ऐसे में जब आप अच्छा डिसीजन लिया होगा, आपकी प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आपको आउटपुट दे पाएगा, तब आप अपने प्राइसेस भी लो कर पाएंगे, आप कंपटीशन में रह पाएंगे। इसके अलावा हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इस प्रकार किए जाते हैं कि वो भविष्य के हिसाब से फ्लेक्सिबल हों। आपने ऐसे प्लांट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रूटफुल रहे। आप जैसे देखें कि कोडैक का फेलियर बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, कि कोडैक इसलिए भी फेल हो गई क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसे फंसा लिए पुराने टाइप के कैमरा में, उनके फंक्शनिंग में। लेकिन जब स्मार्टफोन्स आए, नए कैमराज आए, तो उनका वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उल्टा उनके लिए लायबिलिटी बन गया है, डेट्स ने ही उनको डुबो दिया। तो ऐसा बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कई बार भविष्य को नहीं देखती, कंपटीशन को नहीं देखती, अल्टरनेटिव्स को नहीं देखती, और जो प्रेजेंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं या प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर देती है, बजट स्टार्ट कर देती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसका जो एंड रिज़ल्ट क्या आता है वो ये होता है कि बीच में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, या बीच में आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे ज़्यादा बेहतर कुछ स्टार्ट कर लिया, तो आपका तो जो प्लान है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो तो अब क्या हो गया, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहा, कॉम्पिटिटिव फेसिंग नहीं रहा। जब कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता है तो आप जो है बहुत बड़े नुकसान में चले जाते हैं। आप बिल्कुल आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कंपनी ही बैंकरप्ट हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है कि बहुत अच्छी कंपनियां जा रही हैं, सब कुछ उनका सही जा रहा है, अचानक से वो बहुत महत्वाकांक्षी होकर ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लेती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नया आता है जिसको उन्होंने अच्छी तरह से प्लान नहीं किया और उनको लगता है ये फ्रूटफुल हो जाएगा, या एकदम से र्यूमर्स पे विश्वास कर लेते हैं और स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बीच में पता चलता है वो टेक्नोलॉजी वायबल नहीं थी, बीच में पता चलता है कि वो कुछ नया स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने उसमें बैन लगा दिया, या फिर हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर के पास उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो। तो ये जो डिसीजंस होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड्स डिप्लॉय होते हैं, इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। तो ये सब करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, क्योंकि वर्किंग और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीज़ों को ये काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं, आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्म ने देखा बहुत सारा साइजेबल प्रोपोर्शन अपने कॉस्ट का उसको कमिट कर दिया, लेकिन उसके बाद समस्याएं बढ़ सकती हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ये हम कैपिटल बजटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है बेसिकली इसके लिए। मैंने आपको ये बताया कि जब लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जो काफ़ी बड़ी कॉस्ट लेके आते हैं, काफ़ी सारा उसमें स्टेक पर होता है, तब हम कैपिटल बजटिंग की तरफ रुख करते हैं। कैपिटल बजटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब रेजिंग कैपिटल के लिए नहीं है ये सारा प्रोसेस, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो ये ध्यान रखें कि कैपिटल बजटिंग को पूछे तो बेसिकली किस टाइप का डिसीजन है, वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि कोई भी हम चीज़ करते हैं उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही हम सही फैसला ले पाते हैं। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था
कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोनों में डिफरेंस भी बताया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। तो जब कैपिटल बजटिंग की बात आती है तो ध्यान दिया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स पे। अब ये वाले पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दें कि जब हम बात करते हैं एक प्रोजेक्ट की, तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि करंट प्रॉफिट्स क्या हों, एक शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं होती, बल्कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हमको चूज़ करने चाहिए जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, एक इस प्रकार के हों कि उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों, आज का नहीं बल्कि एक लंबे समय तक पूरी जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हों, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो, इस प्रकार से चीज़ें की जाएं कि ओवरऑल जो गुडविल है, जो ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन है, वो उन प्रोजेक्ट से बढ़े। शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चलें। आपने एक प्रोजेक्ट शूट किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट क्या नाम है एकदम से कुछ प्रॉफिट्स लेके आए, लेकिन कई बार कुछ हिडन कॉस्ट रह जाती हैं, कई बार उस प्रोजेक्ट के कई और एडवांटेजेस हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो तरह के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये लगे कि भाई ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन कैपिटल बजटिंग के अंदर आप पूरा इसमें एवेल्यूएशन करते हैं कई टेक्निक से कि ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए। अब दूसरा देखें कि प्रपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर का इवैल्यूएशन करना, उसका विश्लेषण करना, आंकलन करना कि अलग अलग जो एक्सपेंडिचर हैं जो हम कर रहे हैं अलग अलग एसेट्स पे, वो कितने प्रॉफिटेबल हैं, कितने सही हैं, उसके क्या क्या पहलू हैं, इसका पूरा रिपोर्टिंग करनी हर प्रकार से। जब हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हर प्रकार से हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने चाहिए। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटी। कई तरह के प्रोजेक्ट्स लेने होते हैं हमको। अब सिर्फ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की हम बात नहीं कर रहे, कई बार हमको ये भी देखना है कि 2-3 प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं, 3 प्रोजेक्ट्स मान लीजिए, उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स रन करने हैं, तो उनको आप अरेंज करते हैं प्रायोरिटी वाइज कि पहला कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, तीसरा कौन सा रहेगा। इस प्रकार से आपके पास पूरा एक विवरण रहना चाहिए। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात यहाँ रखें कि कॉस्ट जो है जितना आप इनको कंट्रोल कर पाते हैं उतना प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ ये इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि जो लोग हैं, जो आपके जो व्यक्ति काम कर रहे हैं फर्म में, जब इस प्रकार से आप प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक से काम करते हैं तो उनके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है और कई बार एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। जो बजटेड फिगर्स हैं उनको एक्चुअल एक्सपेंडिचर से आप कंपेयर करते हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स बहुत सोच समझ के काम करते हैं तो एक प्रकार से क्या है बेस्ट देने की कोशिश रहती है। अगर ये नहीं हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, तो वो लोग क्या है कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं, सही लगता है कि हाँ सब काम सही हो रहा है। लेकिन कैपिटल बजटिंग अगर ढंग से की जाए तो हम दी बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव चुन सकते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आपको प्रॉफिट तो हो रहा हो, लेकिन हमको ये देखना है कि सबसे बेस्ट क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बेस्ट कॉस्ट कटिंग के भी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सकती हैं, करेक्टिव एक्शंस भी लिए जा सकते हैं अगर वेरिएंसेस हो, अगर उनमें अंतर पाया जाए। फिर है इसमें एनालिसिस ऑफ पास्ट डिसीजंस। हम अपने पुराने जो डिसीजंस हैं, नए प्रोजेक्ट्स देखते हैं, पुराने डिसीजन देखते हैं। कैपिटल बजटिंग अगर कोई कंपनी फॉलो कर रही है, अगर वो हर बार अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, तो हम अपने पिछले डिसीजंस का भी असर देख पाते हैं। मैनेजमेंट को पता चल जाता है किस हद तक हमारे डिसीजन सही थे और फ्यूचर पॉलिसी और आगे क्या होनी चाहिए। फिर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स सेट्स, जो डेटा हमको मिलता है इसकी वजह से, बैलेंस शीट्स की वजह से, उससे हमको फिक्स सेट्स का वैल्यूएशन करने में भी काफ़ी आसानी मिलती है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी हम आगे बना सकते हैं। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग जो है, अब आपको ये बता रहे हैं कि भाई कैपिटल बजटिंग जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसलिए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इस प्रकार से जब आप इस प्रकार कैपिटल बजटिंग यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपका साउंड ही बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज़ डन ऑटोमेटिकली। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है कि कैपिटल बजटिंग किस लिए की जाती है। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कैपिटल बजटिंग होती क्या है, पूंजी बजटन किस काम आता है। तो पूंजी बजटन का आशय यानी कि ये नहीं है कि कोई बजट बनाना है, फाइनेंस के लिए कोई बजट बनाने से नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एक विनियोजन निर्णय है।
और दीर्घकालीन नियोजन से संबंधित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूंजीगत विनियोगों की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। उसका अध्ययन किया जाता है कितने प्रॉफिटेबल होंगे, पूंजी की लागत की गणना करके क्या उसके कॉस्ट होंगे, कितना रेवेन्यू आएगा, कितनी कॉस्ट होगी उसकी, कितनी अर्जन होगी, कितनी लागत होगी, ये सब हम डिसाइड करके फिर लास्ट डिसीजन लेते हैं कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है। भावी लाभों को देख के, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं देख के, कितनी उसकी इनफ्लो होगा, उसमें कितने अपेक्षित प्रवाह होंगे, ये सब को ध्यान में रख के जब निर्णय लिया जाता है तो उसको हम पूंजी बजटन कहते हैं। इसमें कोई बजट नहीं बनाना है, इसके अंदर हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक विनियोग जो हमें कोई इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हम देखते हैं। हाँ, तो इसमें जोखिम भी रहता है और जोखिम रहने के कारण इसको बहुत सोच समझ के हमको करना पड़ता है। निरंतर शोध, तकनीकी विकास के कारण जो ग्राहक होते हैं उनकी रुचि और फैशन में चेंजेस हो जाते हैं। फिर एक, जैसे मैंने आपको फिर से बताया, इरिवर्सिबल डिसीजन है। यहाँ पे क्या है, इसको एक बार आपने कर लिया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, विनियोजित राशि जो है वापस वसूल नहीं की जा सकती। तो इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट डिसीजन है, इसका प्रॉपर प्रोसेस है। और जो वो प्रोसेस है वो फिर हम अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।